Hello students, today we are going to discuss about the MCQs. इस बार MCQs क्या हो रहा है ना कि एग्जामिनेशन जैसे बीटी के एग्जामिनेशन में MCQs ही पूछे जाएंगे। तो ये ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है MCQ क्वेश्चंस। तो इसमें स्लोली सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट का है MCQ क्वेश्चंस और डी फॉर्म सेकेंड ईयर में ये सिलेबस है। और इस बार बीटी एग्जाम में 2021 के एग्जाम में MCQs ही आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस ये हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला है मैन पावर इन्वेंट्री इंक्लूड्स। जो मैन पावर इन्वेंट्री है वो क्या इंक्लूड करती है? ऑप्शंस आर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज, स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। कौन कौन सी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैन पावर इन्वेंट्री में इंक्लूड हो रही हैं, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज ये भी इंक्लूड हो रही हैं, देन स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये भी इंक्लूड हो रही हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी। ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स जैसे जो काम कर रहा है यहाँ पे, वहां पे जो आपका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अप्रेजल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें पहला है हेल्प एम्प्लॉयज इन सेल्फ अप्रेजल। क्या है? अपने एम्प्लॉयज को सेल्फ अप्रेजल का मौका मिलता है। देन आपका रिव्यू हिज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट एंड अदर बिहेवियर्स। क्या अपने आप को रिव्यू करने में, हिज परफॉर्मेंस को रिव्यू करने में इन रिलेशन टू दी ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जहां काम कर रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से, एंड अदर बिहेवियर, और जो अदर एस्पेक्ट्स रहेंगे वहां आपका कैसा बिहेवियर है उसके हिसाब से आपका ये आपका अप्रेजल में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपको चेक रिजर्वायर्स डन बाय द सुपरवाइजर। चेक रिविजन्स, अब जो भी चीजें हुई हैं उनको रिवाइज करना, सुपरवाइज करना, उनमें जो भी आपको सुपरवाइजर द्वारा किया गया है उसको रिव्यू करना है, एज रिव्यू करना है एज डन बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के करने के बाद उसको रिव्यू करने पे ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं इन परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए मैनेजमेंट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपकी प्लानिंग भी करेगा, और प्लानिंग के हिसाब से स्टाफिंग भी करेगा। स्टाफिंग के हिसाब से आपको स्टाफ्स क्या करेंगे? वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग भी करेंगे, कोऑर्डिनेट्स करेंगे। तो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में भी रहेंगे। इसका भी मॉनिटरिंग जो काम है वो मैनेजमेंट ही देखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टर्म लोन इज। शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज। अब इसको थोड़ा समझेंगे हम कि ये करंट एसेट्स क्या होती हैं। जो आपके देखिए दो चीजें होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स मींस जो आपके पास आ रहा है, जो पूंजी आपके पास है वो आपका एसेट है। अब पूंजी पैसे में हो, जमीन में हो, बिल्डिंग में हो, आपके सामान में हो, वो आपका एसेट है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है जो आपके पास कर्जा है, जो आपके पास बर्डन है, जो आपके मतलब उसको आपको किसी को चुकाना है, उधार समझ लीजिए। लायबिलिटी मतलब उधार। अब शॉर्ट टर्म लोन मतलब शॉर्ट टर्म उधार क्या है? ऑप्शन क्या दिया है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड अनेबिलिटी। इसमें क्या है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है तो मतलब छोटे समय का लोन है, तो लायबिलिटी छोटे समय की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन लिए, शॉर्ट टर्म का आपका लायबिलिटी है। लोन क्या है? लायबिलिटी है, उधार लिए वो आपको वापस देना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए करंट है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है मैन पावर इन्वेंट्री इंक्लूड्स। मैन पावर के इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज,
फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड अनएबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या समझेंगे इसको। मैन पावर क्या है, जो आपके इंडस्ट्री में, जो भी आपके फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आपके मैन पावर है। मैन पावर की इन्वेंट्री ये क्या है, आपको पैसा आप इन पे खर्च करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप इनको मंथली आप इनको पे करना है। ठीक है, अब इसका ये जो आपके जो मैन पावर है ये क्या आएंगे, ये करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आप के पास ये वन मंथ काम किए, तो काम करने के बाद फिर आपको उनको सैलरी देना है। क्यों? क्योंकि उनका काम आपके ऊपर उधार हो गया। समझ रहे? जो एम्प्लॉयज आपके संस्था में काम किए, अब वो 1 महीना काम कर लिए, अब आपके ऊपर उधार चढ़ गया कि भाई 1 महीना हमसे काम करा है, उनको पैसा देना है। तो करंट लायबिलिटीज है, 1 महीने का उधार हो गया उनका काम, पैसा दे दिए, फिर आपका नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट आता है आपका वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है, जॉब वेकेशन, wages and salaries, administration, fringe benefits, all of these. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एचआर डेवलपमेंट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब के लिए इवैल्यूएशन करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज जो भी आपका खर्चा बर्चा या सैलरी है उसके बारे में, फ्रिज बेनिफिट्स अलग जो कुछ बेनिफिट्स देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब का, और क्या देना, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जब आपका कहीं रिक्रूटमेंट होता है तो एम्प्लॉय का जो रिक्रूटमेंट होता है, तो जो एम्प्लॉयर एचआर जो है वो आपकी जॉब इवैल्यूएशन करता है कि भाई ये काम आपके लायक है कि नहीं, वो काम उसका हो गया। फिर काम के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, जो भी उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके वेजेस सैलरीज भी वही डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद अदर बेनिफिट्स, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर देना है तो वो सारी चीजें इंक्लूड करना, ये भी एचआर के थ्रू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग फर्म इज। आपके बैंकिंग में कितने पार्टनर, बैंकिंग जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग फर्म, बैंकिंग फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है 10, 20, 5, अनलिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 10। जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें जो मेंबर्स हो सकते हैं बैंकिंग फर्म में वो है 10 नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स। अब जो मोटिवेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन। अच्छा, बेनिफिट मींस मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं ड्यू टू वर्किंग कल्चर, हेक्टिक कल्चर, ये कोई सारी रीजन बनाते, हो सकता है उनको हेक्टिक बनाते कुछ चीजें, तो उसमें क्या होता है समय समय पे जॉब मोटिवेशन। अब जो भी चीजें मार्केटिंग रिलेटेड है, जैसे आपका जो जहाँ पे आपका सेल के बाद आपकी इनकम होनी है, उस तरह की कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के लिए अलग चीजें कराती हैं। कोई टूर कराता है, कोई कैश इंसेंटिव देता है, कोई आपको मींस कमीशन अमाउंट देता है सेल पे। ठीक है, मोटिवेशनल, ये सारी चीजें मोटिवेशनल है। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि अगर आपने काम किया तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमने इनका 1 लाख का सेल कराया, 1 लाख का 5% कमीशन मिला, तो वो बेनिफिट। ठीक है, उसको फिर देखिए अब अलग अलग चीजों को आता है। पहला हो गया जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन का अलग अपने अपने इंडिविजुअल कंपनी वाइज या इंडिविजुअल एम्प्लॉय वाइज अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी को नो मींस जैसे इजी गोइंग चाहिए कि ठीक है मैं मॉर्निंग आओ इवनिंग जाओ, सेकंड जॉब चाहिए, किसी चाहिए मुझे फील्ड जॉब चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सबका अलग अलग चलता है। पहला इसमें क्या ऑप्शन है, डिक्रीज एम्प्लॉयज टर्नओवर, डिक्रीजेज एम्प्लॉयज टर्नओवर। फिर अलग क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो ये अगर मोटिवेशन के बारे में कहें, जो बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी मेंटेन रहती है, एम्प्लॉयज टर्नओवर थोड़ा डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या है कि जो आप मोटिवेशन जब एम्प्लॉयज का रहता है, बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन जब एम्प्लॉयज करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है
ये सारी चीजें होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं? पार्टिसिपेशन प्रॉफिट, एडिशनल बोनस, इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज। जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो आपको इंश्योरेंस के फॉर्म में मिल सकती हैं, वो आपको एडिशनल बोनस के फॉर्म में मिल सकती हैं, वो आपको पार्टिसिपेशन प्रॉफिट मतलब किसी प्रॉफिट आपको किसी प्रॉफिट के रूप में मिल सकती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग नॉट नॉन फाइनेंशियल incentives? Which of the following are not non-financial incentives? कौन से इसमें से नहीं है? तो पहला इसमें आता है responsibilities, welfare activities, person, all of these। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? all of these। तो all of these are the following not non-financial incentives। ठीक है, non-financial incentive नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है? इन्वेंट्री मोड इंक्लूड्स। इन्वेंट्री मॉड्यूल क्या क्या इंक्लूड करता है? ईओक्यू, ईओक्यू का मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड क्या है? ऑर्डिनरी कॉस्ट। अगला क्या है? सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट। ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री मॉड्यूल ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी करते हैं, कैरिंग कॉस्ट भी करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी करते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें पहला आपका ऑप्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ प्लानिंग। सेकंड बी ऑप्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। सी ऑप्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ मटेरियल। एंड डी इज ऑल ऑफ। अब देखिए, जब भी आपका कोई प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्शन में आपको प्लानिंग जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर आया कि आपको 1000 डब्बे मैन्युफैक्चर करके दे दें, तो क्या होगा? पहले आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे कि हम इसको ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं। पहले तो ये होगा था ले सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम, क्योंकि जो भी ऑर्डर देगा वो कहेगा हमको इतने दिन में चाहिए, उसको टाइम ड्यूरेशन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करना है कि कैन बी प्रिपेयर, क्या हम इसको बना सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड। उसके बाद क्या होगा? एक्टिविटीज, हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस करना है, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, हमको अगर डबल शिफ्ट तो नहीं करनी पड़ेगी, ट्रिपल शिफ्ट तो नहीं करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें उसमें एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगी। फिर कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स। अब हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए उसमें कि भाई अगर हमको रॉ मटेरियल चाहिए तो हमको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसको प्रोक्योर करने में कितना टाइम मिलेगा, मेरे पास पहले से है कि नहीं, हमको कहीं से लेना पड़ेगा। वो सारी चीजें एक साथ इंक्लूड होती है इन दिस प्रोडक्शन। तो ये क्या होगा कि हमको एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है ISO 9000 सर्टिफिकेशन में बी यूज्ड बाय। अब इसको पहले मैं सॉल्व करने बता दूं कि जो ISO सर्टिफिकेशन होता है वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी अपना ले सकती हैं, कोई भी फर्म ले सकता है, संस्था कोई ले सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। ये सर्टिफिकेशन मिलता है सबको। हाँ, कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसा आपका संस्था है आपको उसके नॉर्म्स पूरे करने होंगे और उसके हिसाब से आपको फिर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी दिए हुए हैं सारी चीजें, वो सारे के सारे ये ISO सर्टिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन क्या क्या दिया है? जर्नल, ए ऑप्शन है जनरल, बी है लेजर, सी है कैश बुक, डी है सब्सिडरी बुक। तो इसके लिए बता दें ट्रायल बैलेंस के लिए हम लेजर, ऑप्शन बी लेजर
यूज करते हैं, लेजर एंट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लेजर। देन इसका नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है लेजर कंटेन्स, लेजर जो लेजर को होता है वो क्या इंक्लूड करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, सी क्या दिया है नॉमिनल अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द लेजर कंटेन्स पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लेजर में ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट का भी डिटेल आता है, इंक्लूड करते हैं, रियल अकाउंट को भी इंक्लूड करते हैं और नॉमिनल को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है वीईडी एनालिसिस यूजफुल फॉर। अब आपको बता दें वीईडी क्या है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तीन तरह के आइटम्स आपके शॉप में रहेंगे। वाइटल जिसका कॉस्ट कम रहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा निकलता है, मीन्स आपको ये नियर द काउंटर रखते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, ये मीन्स इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज रहती है और इसको आप क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा आप उसको परचेज भी करते हैं, सबसे ज्यादा सेल होती है। इसकी कॉस्ट वाइज ये कम रहता है, सस्ता रहता है, इकोनॉमिक रहता है। इसके बाद आपका आता है सेकंड ई फॉर एसेंशियल। इसका जो कॉस्ट है वो मॉडरेट रहता है और इसकी जो सेल होती है ये भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रहती है। मतलब अगर कहेंगे कि वाइटल वाला एक दिन में 10 बिक रहा है तो एसेंशियल वाला एक दिन में 5 बिकेगा, और जो डिजायरेबल वाला रहेगा ये बहुत ही कम बिकता है, रेयर बिकेगा, ये महीने में 1-2 बिकेगा। कैसे, जैसे जो आपका कैनुलेशन ट्यूब होता है, अगर आप हॉस्पिटल के पास में हो तो हो सकता है कैनुलेशन आपके पास बिक जाए, ज्यादा बिक जाए। जैसे अभी आप एग्जांपल लें मास्क का, तो 2 साल पहले जब पेंडेमिक नहीं था तो मास्क कौन खरीदता था, बहुत रेयर कोई खरीदता था, है? चाइनीज घूमने आते थे इंडिया तो वो मास्क वगैरह पहनते थे, हम लोग उन्हीं को देखते थे, या कोई फॉरनर्स आते तो उन्हें लगता था यहाँ बहुत बीमारी होगी। हम लोग को बीइंग इंडियन हम लोग को यहाँ लगता रहता कि यहाँ ऐसी कोई बीमारी है। बट ये जो लास्ट 2 ईयर से है इसमें क्या है कि आपको मास्क की सेल बढ़ गई, मास्क डिजायरेबल से वाइटल में आ गया। अभी कोई शादी ब्याह पड़ता है तुरंत क्या होता है, नाचना है तो मास्क पहन के नाचो, है? तो अब मास्क क्या है, सिर्फ मेडिकल स्टोर पे नहीं, वो ठेले पे भी बिक रहा है, साइकिल पे भी बिक रहा है, फल वाला भी बेच रहा है, अंडे वाला भी बेच रहा है। तो ये क्या वाइटल में आ गया, डिजायरेबल था, रेयरली कोई यूज करता था। ठीक है, तो ये आपके वीईडी एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, किस लिए एनालिसिस करते हैं कि आपके वाइटल, डिजायरेबल और इसेंशियल्स आइटम कौन से हैं, उसके हिसाब से आपका ये आप ऑर्डर लगाते हो। ठीक है, ये जो एग्जांपल यहाँ दिया है वो आपका मोटर पार्ट्स के या क्या नाम है, ये मोटर व्हीकल के रिपेयर की दुकान का दिया है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, स्पेयर पार्ट्स है, नन ऑफ द अबव है। इसमें क्या, जैसे मान लिया आपकी मोटरसाइकिल रिपेयर की या फिर आपकी कार रिपेयर की कोई दुकान है, ठीक है। अब वहां पे मोटरसाइकिल बिगड़ी तो आप मोटरसाइकिल तो बेच नहीं रहे हो कि हम मोटरसाइकिल बेच दिया नया मोटरसाइकिल लेंगे। वो मोटरसाइकिल में इंडिकेटर टूट गया, इंडिकेटर का बजर चाहिए, ठीक है, शीशा लगवाना है, हेडलाइट फ्यूज हो गया है, लाइट लगवाना है, कवर सीट कवर लगाना है, इस तरह की चीजें कोई होंगी तो वो क्या होंगी स्पेयर पार्ट्स में। अब कौन सी चीजें, अब जैसे बरसात में ज्यादातर हॉर्न खराब होते हैं, इंडिकेटर्स बल्ब फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे जाड़ा आएगा तो उसमें क्या फॉग लाइट लगवाना है तो फॉग कटर लाइट लगवाना है। तो ये सब चीज में क्या है कि वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके वो आपका एनालिसिस करने में यूजफुल होते हैं इन केस ऑफ जैसे ऑटोमोबाइल की दुकान वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, स्पेयर पार्ट। ठीक है, और हमारे फार्मेसी केस में क्या होगा, ये एनालाइज करते हैं कि हमारे कौन से आइटम वाइटल है, डिजायरेबल है या एसेंशियल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस इज एन, बिजनेस क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए बिजनेस क्या है, आप बिजनेस क्यों करते हैं, आप व्यापार क्यों करते हो। व्यापारी क्या करता है, व्यापारी जो भी है वो क्या करता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है कमाने के लिए, कि हम 10 रुपए लगाएंगे, 10 का हमको 20 करना है, 20 का 40 करना है, 40 का 100 करना है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, ये इकोनॉमिक, भाई इसमें पैसा लग रहा था, पैसे की भैया पैसा लगा रहा है, पैसा निकालने के लगा रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या है,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए बिजनेस एक्टिविटी क्या है, सीधा सीधा बिजनेस मतलब पैसा कमाने के लिए किए हैं, प्रॉफिट ही चाहिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे क्या है, आपका इकोनॉमिक बढ़ेगा। डुबोने के लिए कोई बिजनेस करता है कि हम तो डूबने बैठे हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है इन्वेंटरीज कंप्राइजेस ऑफ, इन्वेंटरी किसके कंप्राइजेस ऑफ, रॉ मटेरियल, जनरल स्टोर मशीनरीज, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेंटरी क्या होता है, इन्वेंटरी का करेक्ट आंसर होगा ये ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इन्वेंटरी मींस जो पूंजी है, मान लीजिए कुछ पैसा है, आप इन्वेंटरी मींस पैसा समझो। अब पैसा आप कहाँ लगाने वाले हो, रॉ मटेरियल भी खरीदने में लगा सकते हैं, है जनरल स्टोर मशीनरीज के लिए भी, ठीक है, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन आपका कैसा बिजनेस है आप उसके लिए अलग अलग चीजें ले सकते हो। तो इन्वेंटरीज कंप्राइजेस ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इन VED एनालिसिस, डी स्टैंड्स फॉर, देखिए अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल, और बाकी ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको एक ही आंसर इसके केस में, VED के केस में आपको एक ही आंसर याद रखना है, वो क्या, डी मींस डिजायरेबल। डिजायरेबल इज द करेक्ट वर्ड फॉर VED। VED मींस वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो आपका ये 3 MCQ बन सकते हैं इसमें। VED में V, व्हाट इज V, VED व्हाट इज E, एंड VED व्हाट इज D। ठीक है, तो D मींस डिजायरेबल, तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, डिजायरेबल आइटम्स। E क्या होगा, एसेंशियल आइटम्स, एंड V विल बी वाइटल आइटम्स। ठीक है, तो इन VED एनालिसिस D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल आइटम्स। नेक्स्ट आपका क्या है, डैश बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ स्टोर short period, sorry, dash budget prepared for a short period, generally a month or a quarter। इसमें क्या कर रहा है, फिक्स बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट, सेल्स बजट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, डैश बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए हम कौन सा बजट, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आंसर सी, करंट बजट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा करंट वर्ड आता है। ठीक है, जैसे आपने पहले भी एक एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे जो आपका करंट बजट है वो क्या रहेगा, प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए करंट बजट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एक्सेप्ट सेल्स। पहला ऑप्शन क्या है, सेल्स बजट, सेल बजट। बी क्या है, प्रोडक्शन बजट। सी क्या है, करंट बजट। डी मास्टर बजट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा इसमें बजट है जो कि टाइप्स ऑफ बजट नहीं है, फंक्शन एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, करंट बजट और मास्टर बजट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है सी, करंट बजट। करंट बजट ये बजट में नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू बजट, ये टाइप्स ऑफ बजट में करंट बजट नहीं आता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बजट्स विच आर प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिसको आप बजट कौन से ऐसे बजट्स जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करते हो, जनरली फॉर 5 to 10 years इज कॉल्ड। अब जैसे जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे, लंबे समय के लिए बनाएंगे, विच इज लॉन्ग टर्म बजट, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या कह दिया इसमें, करंट बजट, शॉर्ट टर्म बजट, कैश बजट एंड डी लॉन्ग बजट। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी लॉन्ग बजट, क्योंकि इसको लंबे समय के लिए बना रहे हैं। ठीक है, 5 to 10 years वाला का है ये, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए बनाएंगे उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट
ट्रेडिंग अकाउंट किसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। बी क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस। सी क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। डी क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या खोजने के लिए प्रिपेयर करते हैं? जिसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिस प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेट प्रॉफिट इज एडेड टू। अब नेट प्रॉफिट किसमें ऐड करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, एसेट्स। नेट प्रॉफिट जो हुआ उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें? ये आपका आता है कैपिटल में। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस नेट प्रॉफिट हुआ जो आपका, वो अगले बजट में आपका वो कैपिटल में आ जाता है, वो आपके ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? वेजेस इन एन इज एन एग्जांपल ऑफ। वेजेस किसका एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंशन, डायरेक्ट एक्सपेंशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंशन, नन ऑफ दीज। तो वेजेस क्या है? वो आप एग्जांपल किसके एग्जांपल है? द राइट आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस। जो आपका वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन में आते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग इसको यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।